हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। आज हम पढ़ेंगे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। ठीक है, अब तक हमने सॉइल साइंस और इसके कंपोनेंट्स और ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनती कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, लिटराइजेशन, इस तरीके की कई सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो जो हमारा सॉयल है ये बनता कहाँ से है? सॉयल जो बनता है, जो हमारी रॉक्स होती है ना, उसकी वेदरिंग से सॉयल फॉर्म होती है। ये बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, बहुत समय लेती है सॉयल का फॉर्मेशन होने में। 1 इंच सॉयल बनाने के लिए 100 साल से 1000 साल तक भी लग सकता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जियोलॉजिकल वेदरिंग होती है। जब सॉइल की जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उसके छोटे 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 टुकड़े टूटते हैं, फिर उसके और पार्टिकल्स टूटते हैं, फिर वो और प्रोसेस में जाती रहती है, फिर वो सॉइल का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट में। इसमें जो बेसिक फंडामेंटल पीडोजेनिक प्रोसेस की है, वो फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमिफिकेशन एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, एस्नोमाइस्टिस, अर्थवर्म और टर्माइट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमिफिकेशन हम कहते किसे हैं? ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। ठीक है, जो हमारा रॉ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि हमारा प्लांट रेसिड्यू है, कोई भी चीज़ है, तो वो जब डिकम्पोज होती है तो वो ह्यूमस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उसमें से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एक तो ये हो गई हमारी ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन पूछा जाता है क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो इनको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एस्नोमाइस्टिस, अर्थवर्म और टर्माइट। ठीक, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें बात करते हैं हम एलुविएशन के बारे में। एलुविएशन में क्या होता है कि वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि कुछ निकल रहा है, इसमें से न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। ठीक है, एलुविएशन से न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। जो ऊपर की होराइजन होती है, ई होराइजन जिसे कहते हैं, या फिर A1 में क्लासिफिकेशन हुआ होता है ई होराइजन का, उससे न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। ठीक है, अपर लोअर से लोअर लेयर की तरफ जाता है, मतलब कि ऊपर की तरफ से न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, नीचे की तरफ जाता है, न्यूट्रिएंट का डिपोजिशन होने लगता है नीचे की तरफ। और जो हमारा एलिवेशन है, ये क्या क्या करता है? मोबिलाइजेशन करता है, ट्रांसलोकेशन करता है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से हमारा टेक्सचरल डिफरेंस हो जाता है। मतलब कि टेक्सचरल डिफरेंस मतलब कि हमारा जो ऊपर की लेयर है सॉइल की, यहाँ से न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ। ठीक है, न्यूट्रिएंट यहाँ से मोबिलाइज हुए और इनका ट्रांसलोकेशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो ऊपर टेक्सचरल डिफरेंस कहने का मतलब है कि ये सॉइल जो है अनफर्टाइल हो जाएगी और सॉइल का कलर चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए कह रहा है कि टेक्सचरल डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, इलोविएशन पूछा जाता है, ई से जो शुरू है उसमें वॉशिंग आउट पूछा जाता है, इलोविएशन वॉशिंग आउट रिलेटेड टू इलोविएशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर वॉशिंग आउट में कौन से होराइजन से सॉइल में से न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, तो वो हमारा ई होराइजन या फिर ए होराइजन। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम बात करते हैं इल्यूविएशन। वहाँ ई से शुरू था, यहाँ आई से शुरू है। ठीक है, मतलब कि डिपोजिशन हो रहा है इसमें कुछ। इसमें जो ऊपर वाली होराइजन से, या फिर कह सकते हैं E1 या फिर ए होराइजन से जो न्यूट्रन क्लास हुआ होता है, वो उसका डिपोजिशन होता है लोअर लेयर में। ठीक है, लोअर लेयर में कौन सी हमारी होराइजन होती है? बी होराइजन होती है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि हमारा जो इल्यूविएशन होता है ये किस होराइजन में होता है, कि बी होराइजन में होता है। मतलब कि जो सॉयल, ऊपर वाली सॉयल जो थी जिसमें न्यूट्रिएंट जो थे नीचे की तरफ आ गए, ये हमारी ई होराइजन हो गई, या फिर हम इसे कहते हैं ए होराइजन, ये हो गई हमारी बी होराइजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इल्यूविएशन हो रहा था, और यहाँ पे इल्यूविएशन, यहाँ से आई से शुरू, यहाँ से ई से शुरू है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिपोजिशन हो रहा है, इसे कहेंगे हम बी होराइजन। तो जो इल्यूविएशन होता है, न्यूट्रिएंट का जो डिपोजिशन होता है, वो हमारा बी होराइजन में होता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट आता कहाँ से है, ये हमारा ऊपर से आता है, ये पानी के सहारे नीचे आता है लीच डाउन करके, और यहाँ पे इसका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम इससे इल्यूविएशन कहते हैं। मतलब कि वॉशिंग इन, न्यूट्रिएंट का डिपोजिशन होता है, न्यूट्रिएंट वहाँ पे एकत्रित होता है इस वाले होराइजन में। ठीक, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इसमें बात करते हैं पोडोजोलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं पोडोजोल सॉल्स। ठीक है, पोडोसॉल हमने सुना होगा। ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होती है जो किसकी वजह से होती है, पोडोजॉल्स और पोडोजोलिक सॉइल की वजह से होती है। पोडोजॉल पोडोजोलिक सॉइल जो होते हैं, यहाँ पे सिलिका और सिलिका ऑक्साइड्स का एकुमुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सिलिका और सिलिका ऑक्साइड्स का एकुमुलेशन होता है पोडोजोलाइजेशन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पोडोजोलाइजेशन में क्या होता है, कि सिलिका और सिलिका ऑक्साइड्स का एकुमुलेशन होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अब। इसमें बात करते हैं हम लेटरलाइजेशन की, या फिर लेटराइट सॉइल की, जिसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल भी। इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिक्स एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ सॉइल्स होती हैं, जो हमारा सिस्का ऑक्साइड है, जो जहाँ पे पोडोजोलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिस्का ऑक्साइड्स एकत्रित हो जाती हैं, और लगभग 70 से 80% तक उसमें टोटल मास जो हमारा सिस्का ऑक्साइड का हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक होराइजन फॉर्म करती है, एक सीमेंटेड होराइजन फॉर्म करती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड होराइजन फॉर्म करती है जब वो सूख जाती है। मतलब कि जैसे ही उसमें से पानी निकल गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होराइजन फॉर्म करती है, जैसे कि एक राख की तरीके से पत्थर बन जाती है एक तरीके से। ठीक है, ब्रिस्क कह सकते हैं हम, ईंट की तरह इतनी मजबूत हो जाती है। ठीक, सिस्का ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे 70 से 80% मास उसका लगभग सिस्का ऑक्साइड का होता है। जब उसमें से पानी ड्राई होता है, सूखता है, तो ये सॉइल इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि ईंट के बराबर हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब इस सॉइल प्रोसेस को हम लेटरलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, लेटरलाइजेशन और लोटोजेशन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ये लेटराइट सॉइल लेटरलाइजेशन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, सॉइल ऑफ मालबार हिल्स ऑफ केरला। जो हमारा केरला में मालबार हिल्स हैं, वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम बात करते हैं जिलेजेशन की। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिली यार ग्ले होराइजन। ठीक है, तब जो ये ग्लेजेशन है सॉइल फार्म प्रोसेस की, ये कैसे बनती है, गिली या फिर गिले होराइजन के डेवलपमेंट की वजह से गिलाइजेशन होता है। वहाँ पे इस तरीके की सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये होता क्यों है, पुअर ड्रेनिंग की वजह से और वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रही होती है, या फिर वहाँ पे पुअर ड्रेनेज होता है, मतलब कि पानी की निकासी नहीं होती है और पानी वहाँ भरा रहता है, तो वहाँ पे गिले टाइप सॉइल फार्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं गिलेलाइजेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इस सॉइल को हम हाइड्रोमार्फिक सॉइल भी कहते हैं। अब हम हाइड्रोमार्फिक सॉइल क्यों कहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पानी भरा रहता है, यहाँ पे जो सॉइल ग्लेनियस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहती है, इसलिए हम हाइड्रोमार्फिक सॉइल इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो हमारी है सिर्फ क्लाइमेट पे ही नहीं डिपेंड करती है, मतलब हाई रेनफॉल है और ह्यूमिड रीजन है, सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करती है, बल्कि वहाँ पे जल प्रवाह ड्रेनेज कंडीशन कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। कि ड्रेनेज कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब कि पानी का निकासी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमारा ग्ले प्रोफाइल फॉर्म होगी। ठीक है,
अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करते हैं सैलिनाइजेशन की। ठीक है, मतलब सैलाइन सॉइल। इन सॉइल में क्या होता है कि एकुमुलेशन होता है साल्ट्स का, जैसे कि सल्फेट्स, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम का, और साथ साथ इसके पोटेशियम का एकुमुलेशन होता है, जिसे हम सैलिक सॉइल या फिर साल्टी सॉइल कहते हैं, जिसका नाम हम देते हैं सैलिनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है, और पोटेशियम है, इन सब का, इन सब साल्ट्स का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एकुमुलेशन होता है वहाँ पे उस सॉइल में। ठीक है, तो ये हमारी सैलाइन सॉइल बन जाती है, जिसे हम कहते हैं सैलिनाइजेशन, या फिर हम कहेंगे साल्टी सॉइल। इसका दूसरा नाम भी है सोलन जेड। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सैलाइन सॉइल, इस प्रोसेस को हम सैलाइन सॉइल भी कहते हैं, जिसका जो ईएसपी होता है वो लेस देन 15% होता है। पीएच जो होता है हमारा 7 से 8.5 होता है। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो हमारा है वो लेस देन 15 होगा, और पीएच हमारा 7 से 8.5 के बीच में होगा। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सॉरी, यहाँ पे जो हमने बताया था कि सोलन जेट कहते हैं, इसे सोलन जेट नहीं, सोलन चक कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं सैलिनाइजेशन, या फिर जिसे हम एल्कलाइजेशन कहते हैं, मतलब कि एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एकुमुलेशन ऑफ एन होता है, सोडियम का बहुत ही ज़्यादा एकुमुलेशन होता है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्ले टू एक्सटेंड ऑफ ग्रेटर देन 15%। जो इसमें ईएसपी होता है वो ग्रेटर देन 15% होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सोडिक सॉइल या फिर सोलन जेट, जिसको हम कहते हैं सोडिक सॉइल या फिर सोलन जेट भी कह सकते हैं, सॉइल फॉर्म होती है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो सोडिक सॉइल है या फिर सोलन जेट सॉइल है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये एराइड और सेमी एराइड कंडीशन में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसका ईएसपी भी पूछ लिया जाता है, इसका पीएच भी पूछ लिया जाता है। इसका पीएच जो है ग्रेटर देन 8 होता है, 8.5। ठीक है, ग्रेटर देन 8.5 इसका पीएच होता है। अब ये एल्गलाइजेशन होता क्यों है वहाँ पे, जब उस सॉइल में कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। किसके कार्बोनेट्स, एन के। ठीक है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम साल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे हमारा सोडिक सॉइल, या फिर जिसे हम कहते हैं सोलन जेड, या फिर ब्लैक एल्कली के नाम से भी जो जानते हैं, इस सॉइल का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सेलुलाइजेशन या फिर डी एल्कलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, रिमूवल होता है एन का फ्रॉम एक्सचेंज साइड। जो हमारा सोडियम साल्ट का एकुमुलेशन हुआ है, इसमें जो हमारी एल्कलाइज प्रोसेस है उसी का ही जस्ट अपोजिट डी एल्कलाइजेशन होता है, वो उसी का ही रिमूवल होता है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम हाई मात्रा में वहाँ पे अप्लाई करके एन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर ड्रेनेज फैसिलिटी भी अप्लाई करके हम एन को पानी के साथ बहा सकते हैं, क्योंकि एन साल्ट जो होते हैं वाटर में घुले होते हैं ऊपर की तरफ। जब हम उसमें ड्रेनेज अच्छी रहेगी तो वो पानी के सहारे बाहर निकल आएंगे उसके साल्ट्स, और जो हमारी एल्कलाइन सॉइल है उसका डी एल्कलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एल्कलाइन सॉइल को कैसे रिक्लाइम कर सकते हैं, मतलब कि कैसे सही कर सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम अप्लाई करके, मतलब कि हम जिप्सम अप्लाई कर सकते हैं उसमें, जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ साथ कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ ही हम उसमें गुड ड्रेनेज की फैसिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से पूरा पानी
बाहर निकल जाएगा। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब सॉरी, ख़त्म हो गई यहीं पे। थैंक यू।